हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टिंग विद पंकज। सेल हम में से किसे पसंद नहीं होती? बाय वन गेट वन फ्री। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं सेल के, जहां पे कि आपको वैल्यू ज्यादा मिल रही होती है और प्राइस जो पे करना पड़ रहा है वो कम होता है। स्टॉक मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पता करें कि कितने स्टॉक सेल पे मिल रहे हैं? कौन से स्टॉक ऐसे हैं जहां पे कि वैल्यू ज्यादा है और प्राइस कम? आइए इस टॉपिक के बारे में आज बात करते हैं। और भी एक इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना कि अंडर वैल्यूड स्टॉक में कैसे न सिर्फ आइडेंटिफाई करें बट उनके रिस्क जो एसोसिएटेड है उनको भी समझें। जैसा कि मार्केट में एक बहुत कॉमन फ्रेज है, भाव भगवान होता है। भाव भगवान होता है मतलब क्या? कि जो भी प्राइस है स्टॉक की, वो आप उससे आर्ग्यू नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में हजारों लाखों पार्टिसिपेंट्स हैं और अगर उनके हिसाब से किसी चीज की कोई वैल्यू है तो उसके साथ आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। हमने पहले बात की थी स्क्रीनर की, कि कैसे हम स्क्रीन यूज करके फिल्टर कर सकते हैं, और ये सेम तरीका आज हम अप्लाई करेंगे समझने के लिए कि अंडर वैल्यूड स्टॉक कैसे पता करें। तो अंडर वैल्यूड स्टॉक पता करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनी जो कि या तो टेम्परेली स्ट्रगल कर रही हैं या जिनमें कुछ फिलहाल छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से स्टॉक प्राइस पे इंपैक्ट हुआ है, वो कंपनी जैसे बहुत अच्छे एग्जांपल प्रेजेंट करती हैं यहाँ पे कि उनको अंडर वैल्यूड कहा जा सकता है। एक चीज और है कि ऐसी कंपनी जो कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है, रेवेन्यू ग्रोथ कर रही है, अच्छा खासा मार्जिन कमा रही हैं, और उन कंपनीज में अगर कुछ थोड़ा बहुत टेम्परेरी इश्यूज आते हैं तो वहां पे अंडर वैल्यू अपॉर्चुनिटीज काफी क्रिएट होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली उनको खरीद लेंगे। पहले समझेंगे, बैलेंस शीट, पीएनएल और बाकी सब चीजें एनालाइज करेंगे, उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल कैसे बहुत आसान से तरीके जो हैं और बहुत कॉमनली यूज तरीके हैं, बहुत सिंपल तरीके हैं। प्राइस टू अर्निंग्स होता है, प्राइस टू बुक होता है, प्राइस टू सेल्स होता है। प्राइस टू अर्निंग सिंपल है, आपका जो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और मार्केट कैप जो है, उसे आपको प्राइस टू अर्निंग मिल जाता है। प्राइस क्या है और अर्निंग्स पर शेयर क्या है? प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर इज पी। सिमिलरली प्राइस टू बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब कंपनी की जो नेटवर्थ है उसका आप रेशो देखते हैं प्राइस के साथ, तो आपको प्राइस टू बुक मिल जाता है। प्राइस टू सेल्स, ये उन सब चीजों में ज्यादा एप्लीकेबल है जहां पे कि सेल्स जो है वो ज्यादा बड़ा डिटर्मिनेंट है वैल्यू के लिए। हो सकता है कंपनी इतनी प्रॉफिटेबल ना हो, मार्जिन उतने अच्छे ना हो फिलहाल, लेकिन अगर सेल कर रही है, मतलब सेल्स हो रहे हैं, रेवेन्यू आ रहे हैं, तो मतलब ये है कि आप ये व्यू ले सकते हैं कि अगले 3 साल में क्या होगा या 5 साल में क्या होगा। तो कई सारे लोग उन सब केसेस में प्राइस टू सेल्स को भी देखते हैं। फिर फाइनेंशियल प्रोजेक्शन देखिए कि कैसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि निहित वैल्यू, मतलब कि अगर आपको कोई 100 रुपए में मिल रही है चीज तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है, 80 है, 120 है। अगर 120 हुई मतलब अंडर वैल्यूड है। अगर 80 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू और 100 रुपए में मिल रही है मतलब महंगी है, आप उसको मत खरीदिए। तो इस सब चीज में एक बड़ा कॉमन अप्रोचेस जो हो सकते हैं वो ये है कि आप सबसे पहली चीज देखिए सस्टेनेबल अर्निंग्स क्या होती हैं। जैसे बहुत सारे सिक्लिकल स्टॉक्स आपको मिलेंगे मेटल्स एंड माइनिंग में, यहाँ पे कि एक साल में अर्निंग्स बहुत अच्छी दिखेंगी, लेकिन वो अगर आप साइकिल देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि अगर पिछले 10 साल या इवन 6-8 साल का भी अगर आप देखें तो एक आपको कर्व दिखाई देगा कि अर्निंग्स बढ़ रही हैं फिर कम हो जा रही हैं और कभी कभी काफी स्ट्रगल भी है। तो मतलब यह है कि वो कंपनीज जो होती हैं वो सिक्लिकल होती हैं। सिक्लिकल कंपनीज में अक्सर ऐसा होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर बहुत अच्छी अर्निंग्स दिखेंगी, लेकिन उसके बाद वो शायद डिफिकल्ट समय आए उनका और वो स्ट्रगल करें। तो आपको देखना पड़ेगा कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स आपको इवैल्यूएट करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट टीम देखनी पड़ेगी, और दूसरी बात इन स्टॉक्स को बहुत रेगुलरली चेक करना पड़ेगा, रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा, ताकि आप अपने थीसिस में और अपने जो आपका अप्रोच है इन्वेस्टमेंट का उसमें रिक्वायर्ड चेंजेस कर पाए, उनको देख पाए। अब रिस्क क्या एसोसिएटेड है? पहली बात ये कि मार्केट सेंटिमेंट जो है वो बहुत फिकल होता है, कभी चेंज भी बहुत जल्दी होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपने एक स्टॉक को उठाया, पकड़ा, खरीदा और उसके बाद कुछ हो ही नहीं रहा उस स्टॉक में, सालों गुजर गए। आई एम नॉट सेइंग दैट इट विल हैपन वेरी रेगुलरली, बट इट इज पॉसिबल। इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू हैव दोज काइंड ऑफ सिचुएशन। वो बिल्कुल रिस्क है। फंडामेंटल्स और डिटेरियोरेट हो जाए, ये बिल्कुल रिस्क है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल अभी मार्केट में देखने को मिल रहा है कि एशियन पेंट्स का स्टॉक प्राइस 3300-3400 रुपीज के आसपास से अभी 2400-2300 पे आ गया है, और लोगों को लग रहा है कि और डिटेरियोरेट हो सकता है, फंडामेंटल और नीचे जा सकते हैं। सेकंड क्वार्टर रिजल्ट तो खराब आया था, लेकिन उसके बाद से सेंटिमेंट बहुत खराब हो गया, तो मतलब फंडामेंटल्स और डिटेरियोरेट होंगे, इसकी कोई गारंटी है या नहीं है, ये आपको असेस करना पड़ेगा। और जो अंडर वैल्यूड स्टॉक हो सकते हैं वो कभी कभी काफी टाइम ले सकते हैं अपने
सही भाव पे आने पे, सही प्राइस पे आने में, तो वो एक रिस्क डेफिनेटली स्टॉक्स के साथ रहता है। अब एक बहुत आसान चीज हमने देखी कि देखिए मार्केट में बहुत हजारों कंपनीज है, तो अब हजारों कंपनीज में डेफिनेटली इज पॉसिबल कि आप उनको एनालाइज करें, लेकिन एक छोटा सैंपल देखते हैं जो कि समझने के लिए आसान होगा कि निफ्टी 50 कंपनीज को हम देख रहे हैं और इन 50 कंपनीज में हम एक बहुत सिंपल मैट्रिक्स अपना रहे हैं, प्राइस टू अर्निंग्स। तो ये कंपनी जो आपको स्क्रीन पे फिलहाल दिख रही है वो प्राइस टू अर्निंग्स में सबसे महंगी कंपनी, जो 50 कंपनीज का सेट है उनमें सबसे महंगी कंपनीज जो 10 हैं वो यहाँ पे आपको दिख रही हैं। बजाज फिनसर्व है और भी बहुत सारे नाम है, ग्रासिम है, भारतीय एयरटेल है, तो ये सब आपको दिख रहा है काफी बड़े बड़े पी पे। जो सेकंड लास्ट कॉलम है पी, जो उसमें आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, लगभग 100 से ऊपर नंबर है पहले 5-6, और उसके बाद आपको 80 90 उस टाइप के मल्टीपल भी दिखेंगे। मतलब काफी महंगी कंपनी। और अगर इस कंपनीज को आप नीचे से देखें, मतलब लोएस्ट पी के हिसाब से देखें, तो आपको फिर देखेगा कि लोएस्ट पी के हिसाब से भी काफी आपको कंपनी दिख रही है, जो कि आपको सबसे कम पी वाली कंपनी सबसे नीचे है, ओएनजीसी है, बीपीसीएल है, इंडसइंड बैंक है, और उसके बाद आपको इस लिस्ट में हीरो मोटोकॉर्प, पावर ग्रिड और सब कंपनीज भी दिखेंगी। तो ये सब कंपनी जो आपको दिख रही है प्राइस टू अर्निंग्स के हिसाब से, ये जो निफ्टी के 50 कंपनीज है उनमें से सबसे ज्यादा सस्ती कंपनीज है, सबसे चीप पी कंपनीज है। हम यहाँ पे बिल्कुल ये बात नहीं कह रहे हैं कि अच्छी है, खराब है, या स्टॉक वर्थ इन्वेस्टिंग है या नहीं है, वो नहीं, बट हम सिर्फ पी देख रहे हैं, और पी देखने पता चल रहा है कि ये 10 जो कंपनीज है वो सबसे रीजनेबली प्राइस्ड है, सबसे अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। अब इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, 2 एग्जांपल डिस्कस करेंगे ताकि हम ये पता कर सकें कि भाई बाकी सब चीजें और कैसे दिखनी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोल इंडिया देखा, कोल इंडिया लिमिटेड का ये स्टॉक प्राइस आपको 5 साल का जो दिख रहा है, और पी रेशो आपको दिख रहा है, जो आपकी अर्निंग्स है वो बार है ब्लू कलर के, और जो आपकी लाइन है वो आपका पी है, पी ही मतलब प्राइस टू अर्निंग्स है। तो आपको यहाँ देखिए कि ये कंपनी एक जमाने में काफी सस्ती होती थी। आप अगर देखें राइट हैंड साइड पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं 4-5x पी पे भी थी, बट आज भी बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। इसका प्राइस थोड़ा सा गिरा है, तो डेफिनेटली ये आज 7 to 8 के प्राइस टू अर्निंग्स पे है। और ये जो चार्ट है ये आपको ये दिखा रहा है कि ये कंपनी के हिस्टोरिकल लेवल से अगर आप इसको देखें 5 साल में, तो आपको लगेगा कि ठीक ठीक भाव पे है, लगभग बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। अब ये है, इसको हमने और बड़ा टाइम फ्रेम देखा। ये कंपनी जो है वो पिछले 10-12 साल का, अगर 15 साल का आप चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये कंपनी काफी महंगी हुआ करती थी हिस्ट्री में, पहले के जो 7-8 साल हैं, और उसके बाद पिछले 5-6 सालों में इस कंपनी का पी काफी गिरा है। इसके 2 कारण है, एक तो अर्निंग्स भी बढ़ी है ऑफकोर्स। आप देखिए जो बार हैं ब्लू कलर के वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं पिछले 3-4 सालों में। और क्या हुआ है कि इस कंपनी के बारे में अचानक से प्राइस बहुत बढ़ा, इसका एप्रिसिएशन बहुत हुआ, क्योंकि अर्निंग्स बढ़े और मल्टीपल भले ही गिरा हो, लेकिन ओवरऑल अर्निंग्स इतने बढ़े कि स्टॉक प्राइस में तेजी आई। तो उसकी वजह से लोगों को अभी भी डाउट है कि वेदर इट कैन सस्टेन, कैन कंटिन्यू। बट ओवरऑल आपको ये लग रहा है कि पिछले अगर 15 सालों का अगर आप देखें मामला, 14-15 ईयर्स का, तो आपको डेफिनेटली लगेगा दिस इज समथिंग विच इज एट अ प्राइस विच इज फेयरली रीजनेबल एज कंपेयर टू द हिस्ट्री ऑन इट्स पी मल्टीपल। फिर बात आती है कि भाई कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ क्या है। यहां पे थोड़ा सा मामला गड़बड़ लगता है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है पिछले 10 साल की सिर्फ 7% है, सिर्फ 7%, वो काफी कम है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बेटर है, 9% पे है, लेकिन फिर भी एक कंफर्ट फैक्टर क्या है कि स्टॉक प्राइस का सीएजीआर पिछले 10 साल का सिर्फ 1% है, कोई बहुत ज्यादा नहीं। मतलब यह है कि जो भी आपको पैट और रेवेन्यू में दिख रहा है उससे कम स्टॉक प्राइस बढ़ा है। मतलब ये कि ओवरऑल प्राइस ठीक ठीक है, मतलब वैल्यू जिस पे आज भाव पे मिल रही है वो ठीक ठीक है। डेट नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, अच्छे खासे आरओई है, तो ओवरऑल ये कंपनी लुक्स गुड। अब ये बात होती है यहाँ पे कि पीयर कंपैरिजन करें जो माइनिंग की और कंपनी, जब वहां पे भी आप देखें कि माइनिंग कंपनी जनरली आपको दिखेगा कि बहुत ज्यादा प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड नहीं होती है। दे आर नॉट लाइक कंज्यूमर कंपनीज और दोस काइंड ऑफ सेक्टर्स व्हिच ट्रेड एट वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। तो ओवरऑल आपको हिस्ट्री के कंपैरिजन में भी ठीक ठीक जो दिख रहा था प्राइस टू अर्निंग्स, अपने पीयर्स के कंपैरिजन में भी लगभग ठीक ठीक ही दिखेगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखना, क्योंकि जब कभी आप किसी एब्सोल्यूट टर्म्स में प्राइस टू अर्निंग देख रहे हैं तो साथ में पीयर्स पर भी एक निगाह मारिए, पीयर्स पर भी एक ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि बाकी पीयर्स जो है, बाकी कंपैरेबल कंपनी में कैसे ट्रेड कर रहे हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस है, ये बहुत आपको पिछले 10-12 साल का ये जो टेबल है आपको दिखा रहे हैं, और डिसेंट प्रॉफिट ग्रोथ है, डिसेंट रेवेन्यू ग्रोथ है, जैसा हमने देखा कि 6-7-8%, 9% तक की। तो एक स्टेबल परफॉर्मेंस है, एक स्टेबल फाइनेंशियल्स है कंपनी के।
ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपको दिख रहा है कि किसी भी तरह का कोई डेट वेट आपको नहीं दिखेगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और कंपनी काफी सारी इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, जो आपको फिक्स एसेट्स में दिखेंगे कि कंपनी का जो फिक्स एसेट है काफी तेजी से ग्रो किया। कंपनी ने अपने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कि आगे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और आगे रेवेन्यू को बढ़ाएंगे, उनमें काफी ध्यान दिया है, काफी उन चीजों पर फोकस किया है। अब दूसरा एग्जांपल है जो हीरो मोटोकॉर्प का, ये और भी अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, वो इसलिए क्योंकि ये कंपनी का और बड़ा ट्रेडिंग हिस्ट्री है एज कंपेयर टू कोल इंडिया। कोल इंडिया जो पिछले 14-15 साल से आपको लिस्टिंग हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओन कंपनी थी, तो कोल इंडिया को लिस्ट किया था गवर्नमेंट ने। लेकिन यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प में आपको दिख रहा है कि इस कंपनी का भी पी जो है आज वो काफी रीजनेबल है। आपको अगेन जो ब्लू कलर का लाइन है वो प्राइस टू अर्निंग्स बता रहा है, और जो अर्निंग्स है वो आपको बार के फॉर्म में दिख रहे हैं। अब यहाँ पर अर्निंग्स भी ठीक ठीक ग्रो कर रहे हैं, और ये कंपनी आप देखें पिछले अगर 3-4 क्वार्टर को छोड़ दिया जाए तो आपको दिखेगा पिछले 5-6 क्वार्टर से पहले काफी स्ट्रगल रहा, अर्निंग्स ज्यादा बढ़े नहीं। कोविड का भी टाइम था, तो वो भी एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल प्राइस टू अर्निंग काफी रीजनेबल, काफी डिसेंट है। अब ये कंपनी जो अगर 10 साल का ट्रेडिंग होराइजन देखे तो यहाँ पे आपको लगता है कि कंपनी कभी कभी काफी सस्ते पीई पर भी अवेलेबल होती है। लेकिन अगर आपको एक चीज देखे कि हिस्ट्री के हिसाब से बहुत ज्यादा महंगा आज भी नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई कंपनी अगर हिस्ट्री के हिसाब से बहुत महंगे लेवल पर ट्रेड कर रही है, तो मतलब ये कि काफी उसमें इन्वेस्टर की ऑप्टिमिज्म है, जो इन्वेस्टर समझ रहे हैं कि ये कंपनी डिलीवर करेगी। उसके बाद बारी आती है कि इस कंपनी का कंपोनेंट सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, वो भी कोई बहुत खास अच्छा नहीं है, 7%, 4%। लेकिन आप फिर दोबारा देखिए कि स्टॉक प्राइस ने क्या किया, तो आपको लगेगा ठीक है भाई, स्टॉक प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं किया है, आरओईज आर ओके, दे आर डिसेंट। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि डेट नहीं है कंपनी के पास, और कंपनी का अगर आप कंपैरिजन करें उन चीजों से जो कि कंज्यूमर गुड्स होते हैं, तो एक आपको काफी कंफर्ट आएगा कि इस कंपनी में ऐसा कोई रिस्क नहीं है कि भाई बैंक है कि लोन दे दिया तो पता नहीं वापस आएगा नहीं, उस तरह के रिस्क कंपनी के साथ नहीं है। अब बारी आती है कि पीयर कंपैरिजन करें, तो पीयर कंपैरिजन में आपको देखेगा ये कंपनी काफी अट्रैक्टिव है। तो जितने भी आयशर मोटर्स वो कंपनी है जिसमें कि आपको रॉयल एनफील्ड का जो आपको हिस्सा है वो दिखता है। रॉयल एनफील्ड जो है, रॉयल एनफील्ड की जो ओनर है वो आयशर मोटर्स है। आयशर मोटर्स में और भी उनके 4 व्हीलर्स भी हैं और उनके कमर्शियल व्हीकल्स भी हैं, बट जो मेन कंट्रीब्यूशन है वैल्यूएशन में वो आता है रॉयल एनफील्ड की वजह से। टीवीएस मोटर्स है या फिर और भी कंपनीज आपको दिख रही हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि काफी डिसेंट, काफी रीजनेबल पी है इनका, बहुत महंगी नहीं है हीरो मोटो का। अब प्रॉफिट एंड लॉस को अगर आप देखें, ये जैसा कि हमने पहले देखा था, एक बहुत स्टेबल परफॉर्मेंस आपको दिखेगी। बहुत स्पेक्टेकुलर नहीं है बट स्टेबल है। स्टेबल मतलब कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, उतार चढ़ाव कंपनी के बिजनेस में आते रहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है किसी क्वार्टर में लॉस में चली गई, वो सब चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में भी आपको दिखेगा कि भाई बहुत ज्यादा किसी भी तरह का कोई डेट वेट या किसी भी इस तरह का लोन्स नहीं है ज्यादा, तो वो एक बहुत कंफर्ट फैक्टर होता है कि भाई कुछ भी होगा, अगर टाइम खराब भी आएगा तो कम से कम अपनी दाल रोटी चलती रहेगी। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सोचने के लिए कि कंपनी के लिए भी दाल रोटी चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत ज्यादा लोन लिए हुए हैं तो इंटरेस्ट कहां से पे करेंगे, अगर बिजनेस खराब हो जाता है तो वो एक बड़ा रिस्क हो जाता है कंपनी में काफी सारी। फिर बारी आती है कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए इस चीज में क्या मैसेज है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि तो एग्जांपल जो हमने डिस्कस किए, पहले तो हमने सिंपल क्या किया, निफ्टी की जो 50 कंपनीज थे उनके पीए को देखा, पी मतलब प्राइस टू अर्निंग्स को, और देखा कि कौन सी 10 सबसे सस्ती कंपनी है। फिर उसमें एनालाइज किया। देखिए, हमने ओएनजीसी या बीपीसीएल के बारे में उतनी बात नहीं की, क्योंकि ओएनजीसी बीपीसीएल में हमने पहले भी डिस्कस किया है, जब हमने डिस्कस किया था कि कैसे वॉर और इस तरह की चीजें इंपैक्ट करती हैं स्टॉक्स को, कि उन सब चीजों में एक गवर्नमेंट पॉलिसी का बहुत बड़ा इंटरवेंशन का रिस्क रहता है। लेकिन उस तरह के रिस्क हमने इन स्टॉक्स में ज्यादा नहीं देखे। तो हमने देखा कि कोल इंडिया में डेफिनेटली गवर्नमेंट पॉलिसी का एक रिस्क है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी ओनर है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि पी काफी रीजनेबल है, तो वो रिस्क शायद कहीं ना कहीं प्राइस्ड इन है। तो लार्ज कैप्स जो होते हैं वो मोर अट्रैक्टिव है अगर आप स्मॉल एंड मिड कैप्स को कंपैरिजन करें उनके साथ। तो बिकॉज पिछले 18 से 24 महीने में इंडिया में जिस तरह का ट्रेंड दिख रहा है मार्केट में, ये है कि काफी सारी तेजी मिड कैप में और स्मॉल कैप में पिछले 2-2.5 साल में दिखी है, और लार्ज कैप आज फिर भी रीजनेबल है। रिलेटिवली जो पी पे कम ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक्स, उनको आइडेंटिफाई करिए। और उसके बाद जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा था कि एशियन पेंट्स इन जनरल आज भी 45-50 के पीई पे है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इसका हिस्ट्री का जो पी है उसके कंपैरिजन में काफी अट्रैक्टिव है। तो ये बड़ी याद रखने वाली चीज है कि आप हिस्ट्री के पीई को कंपैरिजन करें और देखिए कि भाई कहां ट्रेड कर रहा है। तो हमने 2 एग्जांपल देखे, कोल इंडिया देखा और हीरो मोटोकॉर्प देखा, और उनका पर्पज यही था कि आपको एक बार अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये कंपनी, तो और डीप डाउन जाइए।
स्टॉक प्राइस का सीएजीआर कैसा है पैट के सीएजीआर के कंपैरिजन में पिछले 10 साल का, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, मैं इसको बहुत पसंद करता हूं और हमारी टीम इसको अक्सर हाईलाइट करती है कि भाई स्टॉक प्राइस का सीएजीआर पिछले 10 साल का जो है, स्टॉक प्राइस कितना बढ़ रहा है उस कंपैरिजन में पैट कितना बढ़ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है आपको कंपैरिजन करने के लिए। लेकिन मैसेज उसके बाद भी यही है जो हम हमेशा बोलते हैं, रिसर्च मोर, इन्वेस्ट बेटर, अंडरस्टैंड मोर, लर्न मोर एंड देन इन्वेस्ट। लर्न मोर इन्वेस्ट बेटर का मतलब यही है कि आप उसके बाद और डीप डाउन जाइए, और चीजों को समझिए, और चीजों का एनालाइज किए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।